नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। और आज का हमारा टॉपिक है प्रतिजन और प्रतिरक्षी यानी एंटीजन और एंटीबॉडी। इससे पहले हमने प्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा के प्रकारों का अध्ययन किया था और आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर से कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और कई लोगों को समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें ऐसी कुछ बात है नहीं, समझने की है अच्छे से, हम समझ लेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, हम इसका अध्ययन करते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखो, प्रतिजन प्रतिजन को बोलते हैं इंग्लिश में एंटीजन। ठीक है, एंटीजन। अब एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन बाह्य पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के नहीं हैं। ठीक है, एंटीजन बाह्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के नहीं हैं। जैसे बाहरी पदार्थ, अब बाहरी पदार्थ कोई रोगाणु हो सकता है या रोग कारक हो सकता है, या इन रोगाणुओं या रोग कारकों से स्रावित कोई पदार्थ हो सकता है, रोगाणुओं का खुद का भाग हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, वसा और न्यूक्लिकम, जो कि बाहरी पदार्थ है, हमारे शरीर के नहीं है। ठीक है, जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनके प्रवेश करने से हमारे शरीर इनके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करता है या निर्माण करने के लिए प्रेरित होता है, तो इसे हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, और जो ये बाहरी पदार्थ होते हैं यानी कि जो एंटीजन होते हैं, इनका जो मोलिकुलर वेट है, आणविक भार 6000 डाल्टन या इससे अधिक हो सकता है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, कभी कभी हमारी कोशिकाएं भी एंटीजन का स्राव करती है जब वो वायरस या कैंसर से संक्रमित हो। ठीक है, यानी कि हमारी कोशिकाएं यदि वायरस या कैंसर से संक्रमित हो जाती है तब वो भी एंटीजन का स्राव करने लग जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, एंटीजन हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमारी प्रतिरक्षा इफेक्ट होती है, तो और कैसे उस एंटीजन को ख़त्म करती है वो देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं, जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा है वो सबसे पहले इससे एंटीजन से और उसके बीच में लड़ाई होती है, फाइट होती है। ये देखो, इस पेज पे देखते हैं हम, एंटीजन यानी प्रतिजन जब शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले फाइट होती है, हमारी स्वाभाविक प्रतिरक्षा उससे लड़ती है। ठीक है, ये देखो, स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जब एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा से उसका सामना होता है, और उसके बाद में फिर जो विशिष्ट प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं जिसे, ये एक्टिव हो जाती है, देखो सक्रिय हो जाती है इसके बाद में। और सेकेंड फाइट इससे होती है, और ये ना कैसे लड़ती है विशिष्ट प्रतिरक्षा, ये विशेष प्रतिरक्षी यानी कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण करती है, हथियार बनाती है उस प्रतिजन के खिलाफ और फिर उसको मारती है। ठीक है, और जब ये प्रतिरक्षी उसको कैसे मारते हैं, ये प्रतिरक्षी ना उससे प्रतिजन से जुड़ जाते हैं, निबंधित हो जाते हैं, संयोजित होकर ही उसका खात्मा करते हैं। देखो, प्रतिजन संयोजित होते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षी से यानी एंटीबॉडी से, और ये संयोजन यानी ये बाइंडिंग किस पर निर्भर करती है, एंटीजन की संरचना पर, एंटीजन की संरचना पर, और यही प्रतिरक्षा तंत्र की सफलता का मूल आधार है। यानी कि उसकी जो एंटीजन है ना, एंटीजन के स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है, और उसे वो एंटीबॉडी यानी वो हथियार होता है, और वो हथियार ही से एंटीजन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब जो एंटीजन होते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, ये हो सकते हैं बाहरी पदार्थ, लेकिन जो प्रोटीन होती है ना, प्रोटीन के अलावा अन्य पदार्थ हो गई ना, ये ना प्रतिरक्षी से क्रिया तो करते हैं लेकिन प्रतिरक्षा का निर्माण करने में सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। आप चलते हैं, हम एंटीजन के बारे में और देखते हैं, थोड़ा सा अगला पेज में चलते हैं। ठीक है, ये नोट्स यदि जो नोट्स है ये ज़्यादा वो नहीं है, यानी कि ये RBSC की किताब के हैं, बस उनको थोड़े से अलग
नज़रिए से समझाया गया है अच्छे से लिख के, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में, यदि आप चाहे तो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम प्रतिजन। अब आपको पता होना चाहिए जो प्रतिजन होता है ना, प्रतिजन पूरा का पूरा ही एंटीबॉडी से नहीं जुड़ता, यानी कि पूरा का पूरा एंटीजन एंटीबॉडी से नहीं जुड़ता। उसका कुछ विशेष पार्ट ही होता है जो कि एंटीबॉडी से जाके जुड़ता है। उस भाग को हम एंटीजनी निर्धारक या एपिटोप बोलते हैं। यानी कि एंटीजन का कुछ ही भाग होता है जो कि एंटीबॉडी से जुड़ता है, और उस भाग को हम एपिटोप बोलते हैं। यानी कि एपिटोप के द्वारा ही एंटीजन एंटीबॉडी से जाके बाइंड होगा, तो इसे एंटीजन निर्धारक या एपिटोप बोलते हैं। और ये 6 से 8 एमिनोमल का बना होता है। और आपको पता होना चाहिए एमिनोमल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, यानी कि बहुत सारे एमिनोमल जुड़ के एक लड़ी संरचना बनाते हैं, उसे प्रोटीन बोलते हैं। तो इसमें देखो 6 से 8 एमिनोमल बना हुआ एक भाग होता है, उसे एपिटोप बोलते हैं। और जो एपिटोप की संख्या होती है ना, उसे एंटीजन की संयोजकता बोलते हैं, यानी कि एपिटोप की संख्या। और ये बहुत चेंज हो सकती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे देखो जो जीवाणु होती है ना, बैक्टीरियाज, उनमें 100 या 100 से अधिक भी हो सकते हैं एपिटोप, यानी कि एंटीजन की संयोजकता, ठीक है। यानी कि इनसे एंटीबॉडी आके बाइंड हो सकती है, ठीक है। ये देखो ये एक एंटीजन है हमारा, ये देखो ये वाला एंटीजन है, और इसके देखो ये है ना पूंछ की जैसी स्ट्रक्चर, ये 6 से 8 एमिनोमल की बनी हुई है, ठीक है। देखो कितनी है, 1 2 3 4, तो ये ना 4 एपिटोप है, और ये 4 एपिटोप भी उससे इस एंटीजन की 4 वैलेंसी हो गई, यानी कि एंटीजन की संयोजकता कितनी होगी, 4। अब ऐसे ना जीवाणु में 100 या इनसे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। ये देखो मैं एंटीजन के बारे में लगभग से पूरा पढ़ लिया लगभग। यानी कि एंटीजन क्या होता है, बाहरी पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमारा शरीर इनके खिलाफ एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाता है, ठीक है। और एक विशेष भाग ही होता है एंटीजन का जो कि एंटीबॉडी से जाके जुड़ता है। अब देखते हैं हम भाई, जब एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो जो ये विशिष्ट प्रतिरक्षा है ना, इसकी कैसे वाट लगाएगी एंटीजन की, यानी कि एंटीजन यानी प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि देखते हैं हम विशिष्ट प्रतिरक्षा में। और आपको पता होना चाहिए प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है हमारे शरीर में, एक तो स्वाभाविक और एक विशिष्ट प्रतिरक्षा। हम देखते हैं विशिष्ट प्रतिरक्षा एंटीजन को कैसे ख़त्म करती हैं। इसके 4 स्टेप में ख़त्म हो जाता है, इसको देखते हैं पहले वह कैसे होती है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, ठीक है। उससे आप रिलेट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि मैं कहानी हमारी स्टार्ट होती है अब। यानी एक गांव था, बहुत अच्छा गांव था, उसमें सब कुछ बढ़िया चलता था, सब कुछ अपना काम संभालते थे, सारे पुलिस वाले प्रशासन, ठीक है। सभी लोग भाग रहते थे, गलत का विरोध भी करते थे, कुछ गलत होता था और ठीक है, फिर ऐसा चलता था, बिल्कुल ठीक था। लेकिन उस गाँव में एक दिन एक बाहर का आदमी आ जाता है जो कि बहुत बुरा होता है, तो ठीक है, उसमें एंट्री मार जाता है वो और बुरा करने लग जाता है। तब ना वहाँ के ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा बुराई का विरोध करते हैं, उसकी बुराई का विरोध भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। फिर उन लोगों ने उसकी शिकायत आगे विशेष लोगों तक पहुँचा देते हैं वो। फिर वो विशेष लोग उसको देखते हैं, उस आदमी को, ये बुरा आदमी बाहर से आया है, फिर ना उसके खिलाफ उसको मारने के लिए फिर वो हथियार बनाते हैं अच्छे खासे, फिर ना उन हथियारों से उस बाहरी आदमी जो आया था उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, एंटीजन की विनाशिक क्रियाविधि। अब आपको रिलेट करना है उस कहानी से, ठीक है। इसके 4 स्टेप है, ये देखो। बाहरी प्रतिजन तथा आंतरिक प्रतिजन में प्रतिजनों में पहचान करना। जो हमारी विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है उसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये पहचान लेती है भाई ये पदार्थ बाहर का हमारे शरीर का नहीं है, यानी कि बाहरी प्रतिजन है, हमारे शरीर का प्रतिजन नहीं है। तो उससे सबसे पहले उसकी होती है पहचान। जब भी कोई एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है सबसे पहले उसकी पहचान होती है भाई ये बाहर का आदमी है, बाहरी पदार्थ है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखो जो बीटा लसिका कोशिकाएं होती हैं ना प्लाज्मा सेल में, वो एक्टिव होती है और ये प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण करती है दूसरी स्टेप में, उसके एंटीजन का जो एपिटोप होता है ना उसके अनुसार, ठीक है। और फिर तीसरी स्टेप होती है उसके अंदर प्लाज्मा सेल में एंटीबॉडी यानी हथियारों का निर्माण होता है उस एंटीजन के खिलाफ। और चौथी स्टेप के अंदर
फिर उनके बीच लड़ाई होती है प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बीच में, इसे बोलते हैं प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, ठीक है। फिर ये सेल माध्यित प्रतिरक्षा द्वारा उस प्रतिजन की वाट लगा दी जाती है, उसका विनाश हो जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रतिजन के विनाश की क्रियाविधि। 4 स्टेप में होती है। पहले उसकी पहचान होती है, भाई बाहर का आदमी है। फिर ये हमारे जो प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, गिल्ली शिखा कोशिकाओं द्वारा फिर ये एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद में फिर हथियार बनते हैं। फिर बाद में हथियारों का उस एंटीजन पे हमला होता है। इस प्रकार एंटीजन की वाट लग जाती है, ठीक है। ये कहानी हो गई। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब हम देख लिया प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। अब देखते हैं एंटीबॉडी क्या होती है, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। अब देखते हैं एंटीबॉडी देखते हैं। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी बोलते हैं, यानी ये हथियार होते हैं हमारे शरीर में जो कि बाहरी रोगाणुओं के खिलाफ हमारे शरीर में निर्माण होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो प्रतिरक्षी को देखते हैं, हमारे शरीर में बनने वाली हथियार है प्रतिजन के विरुद्ध। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? ये देखो, ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि हमारे बीटा लसिका कोशिकाओं द्वारा, बी लिम्फोसाइट सेल्स द्वारा उत्पन्न होकर प्रतिजन से अनुक्रिया करती है। यानी कि कुल मिलाकर प्रतिरक्षी एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो कि कोई प्रतिजन हमारे शरीर में एंट्री मारता है तो उसके खिलाफ शरीर के अंदर निर्माण होती है, और बी लसिका कोशिकाओं के द्वारा उसके खिलाफ लड़ने के लिए इनके द्वारा उत्पन्न होती है, बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा। ये देखो, एक प्रकार की प्रोटीन है और इसे इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। इम्यूनो का अर्थ होता है प्रतिरक्षा, ग्लोबिन यानी ये ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, इसे IG लिखते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनो का I आ गया, ग्लोबिन का G आ गया, IG बोलते हैं प्रतिरक्षी को, ठीक है। और एक इनका निर्माण कहाँ होता है? ये देखो, हमारी जो रक्त में प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है, उनमें जो गामा ग्लोबिन प्रकार की प्रोटीन है वो ना एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, ठीक है। और इसमें जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं ये सहायक होती है, ठीक है। आप देखो, जो हमारी जो एंटीबॉडी होती है प्रतिरक्षी, उसमें प्रतिजन की पहचान और उसको निष्प्रभावी करने की क्षमता होती है, ठीक है। और प्रतिरक्षी और प्रतिजन के बीच में जो क्रिया होती है, ये लड़ाई होती है, ये विशेष प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रतिजन होता है उसके खिलाफ जो हथियार बनते हैं वो विशेष होते हैं, उसको मारने के लिए बनते हैं, ठीक है, इसलिए इसे विशेष बोलते हैं। अब ये हथियार ना 5 प्रकार के होते हैं, यानी कि जो एंटीबॉडी होती है वो 5 प्रकार की होती है। इसको याद करने की ट्रिक है GAMD, GAMDE हो गए ना 5। पहला G 1, दूसरा A, तीसरा M, चौथा D, पांचवा E, यानी ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी है। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी किसके आधार पर है? यह जो प्रतिरक्षी होता है उसमें एक बड़ी चेन होती है, बड़ी पॉलीपेप्टाइड, उसके आधार पर 5 प्रकार हैं इसके। अब जी का मतलब देखो, जी का मतलब है IgG, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन G प्रकार की एंटीबॉडी हो गई। और IgA इम्यूनोग्लोबिन A प्रकार की एंटीबॉडी, IgM इम्यूनोग्लोबिन M प्रकार की एंटीबॉडी, IgD इम्यूनोग्लोबिन D प्रकार की एंटीबॉडी, और IgE इम्यूनोग्लोबिन E प्रकार की एंटीबॉडी। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी हमारे शरीर में पाई जाती है। 5 प्रकार के हथियार है जो भारी एंटीजनों से लड़ने का काम करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमारी माँ का रोल बहुत बड़ा है। ये देखो, IgG प्रकार की जो एंटीबॉडी है ये हमारी माता से मिलती है। जब माता के पेट में जो भ्रूण पल रहा होता है ना, एम्ब्रियो, वो हम ना एम्ब्रियो, जो माता के पेट में जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, वो प्लेसेंटा के द्वारा अपनी माँ से जुड़ा हुआ रहता है, उसी से वो पोषण प्रदान करता है। और हमारी माता उसी प्लेसेंटा के द्वारा हमें अपने पेट के अंदर ही, जब हम दुनिया में नहीं आते उससे पहले ही हथियार समझा देती है IgG प्रकार का। और ये सबसे छोटी प्रतिरक्षी है, यानी सबसे छोटा होता है साइज में, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। तो देखो, हमारी माँ ने हमें पहले ही एक हथियार दे दिया छोटा सा, इसलिए बोलते हैं भाई हम अपनी माँ का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते, इसलिए हमें
अपनी माँ को हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये देखो IgA प्रकार की एंटीबॉडी ये कब मिलती है? जब छोटा बच्चा माँ की गोद में आ जाता है, माँ उसे दूध पिलाती है। तो जब दूध पीते हैं ना छोटे बच्चे, तो दूध के माध्यम से उसे अपनी माँ उसे IgA प्रकार की एंटीबॉडी दे रही होती है। ये देखो हमारी माँ हमें कितना कुछ देती है, इसीलिए हमारी मम्मी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा हमेशा रहता है, हम इसको कभी नहीं चुका सकते उसका कर्ज। ये देखो ये IgG हो गई, IgA, और जो IgM प्रकार की एंटीबॉडी है ना, हथियार यानी कि प्रतिरक्षी, ये ना साइज में सबसे बड़ा होता है। और ये कब एक्टिव होता है? जब भी कोई बाह्य एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है ना, सबसे पहले यही एक्टिव होता है, IgM। इसका कार्य यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। और ये IgD प्रकार की जो एंटीबॉडी है ना, ये ना अन्य जो बाकी एंटीबॉडी इनको एक्टिव करने का काम करती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं बोल रहा हूँ। और IgE ये इस प्रकार की एंटीबॉडी है। ये जब हमारे शरीर में एलर्जी होती है ना, तो उसमें यही एंटीबॉडी ही की वजह से होती है। इसमें देखो 2 प्रकार की सेल्स का योगदान होता है, बेसोफिल और मास्ट कोशिका, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है और इसको याद करने की ट्रिक है, गामडे GAMDE 5 प्रकार की एंटीबॉडी, ठीक है। अब आपको एंटीबॉडी समझ में आ गई क्या है? यही एंटीबॉडी है जो कि एंटीजन से लड़ेगी, ठीक है, यानी कि बाह्य रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। अब हम चलते हैं भाई, एक इसके टाइप हो गए, एंटीबॉडी हो गई। अब इसकी संरचना देखते हैं भाई, इस हथियार की संरचना कैसी होती है, ठीक है। एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है, ये देखो हम देखते हैं प्रतिरक्षी की संरचना। अब देखो ये प्रतिरक्षी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी, और जो ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी की जो संरचना होती है ये देखो ऐसी होती है, वाई के आकृति की। जैसे हम वाई लिखते हैं, ये देखो वाई बन रहा है ना, ये वाई बन गया, इधर से ये वाई बन गया। अब देखो इसकी 4 संरचनात्मक इकाई होती है, ये देखो 4 हो गए ना, एक तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। अब 4 में से देखो ये वाली, देखो ये वाली और ये वाली, ये बड़ी है ना, तो ये देखो ये बड़ी व भारी, इसको बोलते हैं H यानी हेवी। ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। अब पता है हम पहले पढ़ लिए थे प्रतिरक्षी कैसे बोलते हैं, एक प्रकार की प्रोटीन होती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है? एमिनोमल से, यानी छोटे एमिनोमल आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो इनके मध्य जो बॉन्ड बनता है ना एमिनोमल को, उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये देखो चेन हो गई ना, बड़ी पेप्टाइड चेन 2 होती है, ये देखो, और 2 ही छोटी छोटी चेन होती है, छोटी पेप्टाइड चेन, ये देखो छोटी, इसको बोलते हैं 2 होती है ना संख्या में, हल्की व छोटी। हल्की का मतलब है लाइट, इंग्लिश में लाइट बोलती हैं, सिर्फ एल बोलते हैं इसे। और जो होती है ना ये एमिनोमल से मिल, कितने एमिनोमल से मिलकर बड़ी पॉलीपेप्टाइड संरचना बनी होती है? 440 एमिनोमल से मिलकर ये बड़ी पॉलीपेप्टाइड संरचना बनी होती है, ठीक है। और इसकी आधी होती है 220 एमिनोमल की, ये छोटी वाली लाइट चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड होती है, देखो ये वाली, ये 220 की होती है। अब देखो इसी संरचना में देखो, यहाँ पर देखो ये छोटी वाली और ये बड़ी वाली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उनके बीच में देखो 2s बॉन्ड है ना, यानी उनको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इधर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड और इधर भी, यानी छोटी बड़ी के बीच में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड हो गए ना, ठीक है। और ये जो बड़ी है ना, बड़ी वाली चेन, ये देखो बड़ी वाली चेन, इसके बीच में भी देख लो एक बॉन्ड ये रहा डबल एस वाला, यानी कि डाइसल्फाइड बॉन्ड, एक ये रहा, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, ये देखो ये हैवी यानी कि बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये लाइट यानी हल्की पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दोनों जगह एक जगह मिलकर, बड़ी और छोटी मिलकर ये डाइमर बनाती है, HL डाइमर यानी द्विलक बनाती है। ये देखो ये दोनों बड़ी और छोटी मिल गई ना, तो ये द्विलक हो गया, ठीक है, इसे बोलते हैं डाइमर। और ये डाइमर मिलकर देखो एक प्रतिरक्षी अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और ये 2 समरूपी अर्धांशों से, अर्धांश होते हैं इसमें, ये देखो अर्धांश यानी आप बीच में से ऐसे काट दो इसको, ये देखो इधर जैसा है ना, इधर ऐसा है, तो ये अर्धांश हो गया ना, और एक दूसरे के समरूपी होते हैं, ये देखो सेम टू सेम ऐसा ही, अलग अलग है,
देखो पूरा ऐसा ही है, तो 2 समरूपी अर्धांश हो। और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी एसएस बंध से जुड़े हुए रहते हैं। ये देखो एक ऐसा बॉन्ड ये रहा, एक एसएस बॉन्ड ये रहा, डाइसल्फाइड। एक अर्धांश, ये देखो ये एक अर्धांश, ये देखो बीच में से लाइन खींच दो, अब ये इधर का बच गया ना, ये एक अर्धांश हो गया। इसमें एक अर्धांश में देखो एक तो बड़ी चेन है और एक सिंगल चेन है। इधर वाले अर्धांश में एक तो बड़ी चेन है और एक छोटी चेन है। ये देखो एक अर्धांश, एक एच यानी हैवी चेन और एक एल चेन यानी लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ये देखो एक हैवी चेन और यह लाइट यानी हल्की चेन, ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये देखो एक डाइसल्फाइड बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ये जो है ना एच एल यानी कि ये डाइमर है ना, ये जो प्रतिरक्षी है उसके ना हम 2 भाग कर सकते हैं। ये देखो एक तो ये भाग और एक वाला ये भाग, यानी कि एक तो एन सिरे वाला भाग और एक सी सिरे वाले यानी सी डब्ल्यू एच वाला भाग और सी डब्ल्यू सी वाला भाग और एन एच टू वाला भाग। अब आपको मैं एक बात बता दूं, जब ये मैंने बताया था ना प्रोटीन एमिनोमल से मिलकर बनी होती है, एमिनोमल की एक चेन होती है, तो उस एमिनोमल में एक सिरा तो ना एन वाला होता है और एक सिरा होता है सी वाला, ठीक है, सी डब्ल्यू एच वाला एन। जो एन सिरा वाला होता है ना वो ना बदल जाता है, ये अस्थिर भाग होता है उस एंटीबॉडी का, ठीक है। ये देखो अस्थिर भाग को हम एफ ए बी भी बोलते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल यानी ये बदल सकता है। यहाँ पर ही आकर ना इसको पैराटॉप बोलते हैं इसे। यहाँ फिर आकर ये एंटीजन यहीं पे आके जुड़ेगा। मैं बताया था ना एंटीजन के पास एपिटोप होते हैं जो कि एंटीबॉडी से जुड़ते हैं, वो एंटीबॉडी से यहीं पे आके जुड़ेगा पैराटॉप से, और ये बदल सकता है, ठीक है। और ये इसका जो दूसरा वाला भाग नहीं, एक तो ये और ये वाला सी वाला भाग ये नहीं बदलते, स्थिर भाग होते हैं, ठीक है। ये देखो ये मैंने बता भी रखा है, स्थिर भाग होते हैं, इसे एफ सी बोलते हैं। और जो अस्थिर भाग होते हैं ना एफ ए पी बोलते हैं, यानी कि प्रतिजन क्रिया स्थल पैराटॉप। और ये वेरिएबल भाग यानी परिवर्तित हो सकता है। ये देखो यहाँ पे 2 पैराटॉप है, 2 जगहों पे आके एंटीजन जुड़ सकता है, इधर भी 2 जगहों पे आकर एंटीजन जुड़ सकता है पैराटॉप। ये देखो 2 भाग होते हैं, एक तो अस्थिर भाग यानी कि वेरिएबल भाग जो परिवर्तन हो सकता है एफ भी बोलते हैं, दूसरा स्थिर भाग जिनको एक कांस्टेंट होता है इसलिए एफ सी बोलते हैं। एफ का मतलब है फ्रेगमेंट यानी कि खंड यानी भाग, और सी का मतलब है कांस्टेंट यानी स्थिर, ठीक है, तो इसलिए एफ सी बोलते हैं। और जो स्थिर भाग होता है उसकी तरफ सी डब्ल्यू एच होता है, और जो अस्थिर भाग होता है वहाँ पर ना एंटीजन आके जुड़ता है और वो NH2 भाग होता है, ठीक है। अब ये देखो ये बीच में ये हिंज भाग है ना, जो हिंज भाग की वजह से ना ये एंटीजन जो एंटीबॉडी होता है ना ये लचीली होती है हिंज भाग की वजह से, और लचीलीपन की वजह से ना उसे एंटीजन की संरचना के हिसाब से उसे अच्छी तरह पकड़ लेते हैं और उसकी अच्छे से वाट लगाते हैं, ठीक है। जो अच्छे से यानी ख़त्म करने का काम करते हैं, ये बात कहना चाह रहा है। इसे लचीले होते हैं इसलिए अच्छे से जो प्रतिजन के अणु हो उसे एंटीबॉडी में समाहित हो जाते हैं, फिर अच्छे से बाइंडिंग होने से अच्छे से फिर उसे एंटीजन को ख़त्म कर देती है एंटीबॉडी, ठीक है। ये ना हमारी वो हो गई प्रतिजन की संरचना। और हमने इसके प्रकार देख के लिए थे भाई, 5 प्रकार की होती है। यदि कोई बड़ी चेन है ना उसके आधार पर 5 प्रकार की होती है, बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके आधार पर गामड़े याद रखना आपने, गामड़े, और उसका कार्य ध्यान रखना कौन सी का क्या है। और ये देखो जो हमने पढ़ी थी ना 5 प्रकार की होती है ये एंटीबॉडी, अब ये 5 प्रकार की देखो इसमें, ये देखो IgG वो गामड़ी होती है ना, जी का मतलब होता है, अब देखो 5 प्रकार की होती है ना ये बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन का, ये ग्रीक भाषा है, ये देखो इनका नाम है। जी का मतलब गामा, ए का मतलब एल्फा, एम का मतलब म्यू, डी का मतलब डेल्टा, ई का मतलब एप्सिलॉन, है ना। इनकी बड़ी पेप्टाइड होती है ना बड़ी चेन, उनके आधार हेवी चेन उसके आधार पर है, ठीक है। एच चेन के आधार पर 5 प्रकार की होती है। गामड़ी ध्यान रखना, ये प्रकार ईजी है। ये देखो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। समझ में मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आशा क्या आ ही गया होगा, ठीक है। तो आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद।